जो शगुफा छोड़ा था इन्होंने कि 19 सांसद आ गए हैं, 20 सांसद आ गए हैं, लिस्ट आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, वो कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जब इस तरह की चीजें सामने आ गई हैं तो चाणक्य कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे कुछ हो, वहां डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वेस्ट बंगाल में चल रहा है और किसी भी कीमत पे सांसदों के ऊपर दबाव बनाया जाए, उनको कैसे भी तोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गजब का खेल चल रहा है। एक तरफ तो ईवीएम खाक हो रही है, जली जा रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं चुनाव के बाद में, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। तड़के 3 बजे उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है, सेंट्रल फोर्सेस पहुंच जाती हैं, ताला तोड़ दिया जाता है और 4 से 5 घंटे वहां पर पता नहीं क्या तलाशा जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी के पीए को ढूंढा जा रहा था एक केस के मामले में, लेकिन वहां तो मिले नहीं। वो 1 घंटे का काम था। 4 से 5 घंटे तक क्या तमाशा होता रहा, क्यों होता रहा, और क्या अभिषेक बनर्जी को शिंदे बना देने की कोशिश के मद्देनजर ये पूरा ऑपरेशन लोटस क्रिएट किया जा रहा है जानबूझकर। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, एक तरफ 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, इस पर बातचीत चल ही रही थी कि अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पुलिस पहुंच जाती है, सेंट्रल फोर्सेस पहुंच जाती हैं और 4 से 5 घंटे तक घर के अंदर क्या तलाशती हैं, क्या ढूंढती हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पीए की तलाश की जा रही थी एक मामले को लेकर। अब पीए तो मिला नहीं, लेकिन 4-5 घंटे में तो पूरा विधानसभा क्षेत्र खंगाल डाला जाता पुलिस अगर चाहती तो। उस घर में अगर एक व्यक्ति नहीं मिला तो क्या खोज रही थी भाई, और क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है पुलिस। अभिषेक बनर्जी को दबाकर या ममता बनर्जी को दबाकर टीएमसी तो उन्होंने वैसे ही तोड़ दी है। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए हिमांशु जी, अगर इस मामले में आप देखते हैं, वेस्ट बंगाल के मामले में, टीएमसी ममता बनर्जी के मामले में, वेस्ट बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। आपको पता है किस प्रकार सरकार बनी है और उसके बाद किस प्रकार से वहां पे त्राहिमाम चल रहा है जब से सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम गंभीर मुद्दों को छोड़ के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अभी नीट का मामला हो, इतना बड़ा मामला अयोध्या में हो गया हो, इन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। अयोध्या वाले मामले पे इतने दिन से कोई एफआईआर हुई? ममता बनर्जी पे एफआईआर हो रही है कि उन्होंने जो कई महीने पहले एक स्पीच दे दी थी, वो बड़ी खराब स्पीच थी, उससे आहत हुए हैं कई हिंदू जो है, आहत हुए हैं, और वह तुरंत एफआईआर ममता बनर्जी पे कर ली गई है। अभिषेक बनर्जी पे एफआईआर हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां नहीं जाती है जहां आग लग गई है कि तत्काल आग बुझाई जाए और महत्वपूर्ण दस्तावेज और ईवीएम को बचाया जाए, वहां नहीं जा रही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पे आ रही है और उनको कहा जा रहा है कि सारे ताले तोड़ डालिए, और 5 घंटे तक आप सारे वहां छानबीन करते हैं, ताले तोड़ते हैं, उनके घर में तोड़ फोड़ करते हैं और कुछ नहीं निकलता है। तो ये क्या जताता है? ये जताता है, अरे दिन में ही तो उससे पूछताछ हुई थी, दिन में तो आपने 10 घंटे तक उसको बिठाए रखा, पूछताछ हुई, रात को वो घर आया, 2 बजे आप पहुंच गए। तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो ये कर रहे हैं जो मेरे जैसा औसत बुद्धि वाला व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझता है कि हम आपके ऊपर प्रेशर बना के, आपको प्रताड़ित करके एक संकेत दे रहे हैं आपके लोगों को कि बेटा, अगर ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का ये हाल हो सकता है तो आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए फटाफट 19 लोगों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये जो शगुफा छोड़ा था इन्होंने कि 19 सांसद आ गए हैं, 20 सांसद आ गए हैं, लिस्ट आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, वो कहीं कुछ नहीं हुआ है। उसमें से अभी तक इनके 1 दर्जन सांसद जुटाना इनको मुश्किल हो रहा है।
उसमें से कई लोगों के नाम इन्होंने लिख दिए थे, कोई वो मंडल महिला है और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने तो वीडियो बना के और टीवी चैनल पे आके उन्होंने तो खंडन कर दिया कि हम तो नहीं, हम तो ममता दीदी के साथ हैं। आपके वो कीर्ति आजाद लगातार चैनलों पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नहीं, हम तो मरते दम तक दीदी के साथ रहेंगे, हमारे खून में तो गद्दारी है नहीं, हम तो देशभक्त लोग हैं। तो जब इस तरह की चीजें सामने आ गई हैं तो चाणक्य कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो चाहे कुछ हो, वहां डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वेस्ट बंगाल में चल रहा है, और किसी भी कीमत पे सांसदों के ऊपर दबाव बनाया जाए, उनको कैसे भी तोड़ा जाए, शाम दाम दंड भेद। पहले तो आपके पास खाली तोता मैना वाली एजेंसियां थी, अब तो आपके पास स्थानीय पुलिस और भाई वहां की सीआईडी भी आ गई है स्टेट की जो है, तो आपके पास तो तमाम एजेंसियां हो गई हैं। तो वो मामला चल रहा है, और ये सारी प्रक्रिया ये है कि किस प्रकार से उनके सांसदों को तोड़ा जाए। और इसमें हिमांशु जी मजे की बात आप ये देखिए कि ये जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये सांसदों पे ही क्यों हो रही है, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरे सांसद हो। ये जो 50 विधायक गए थे, 48 विधायक गए थे, एक भी विधायक के खिलाफ कोई अभी एफआईआर, कोई इस तरह की कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या चक्कर है? तो इसका मतलब ये है कि आप सांसदों पे कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि फटाफट जो मीटिंग हमने तय कर दी है कि भाई मंडे को स्पीकर साहब के यहाँ जो है परेड करनी है, उस परेड में शामिल हो जाइए। और अगर आप परेड में शामिल नहीं होंगे तो आपके पिताजी को उठाया जाएगा, आपके घर के ताले तोड़े जाएंगे, आपकी माता की पिटाई की जाएगी, आपके बच्चे को उठा लिया जाएगा, आप पे तमाम चारों तरफ से जो है हमले किए जाएंगे। अभी सायोनी घोष चल रहा है कि सायोनी घोष चली गई हैं, आ गई हैं, फलाना हो गया है। शानी घोष तो खुल के आई नहीं अभी, उसका तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो वो चली गई है नहीं चली गई हम कैसे विश्वास करें? खाली मीडिया के कहने से? ये जो गोदी मीडिया ने शगुफा चला रखा है, हर बुलेटिन में आ रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। जब तक हो ना जाए हम कैसे माने? और जिस प्रकार से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से मोर्चा ले रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में भी कम से कम ये है कि भाई विपक्ष दोबारा मजबूती से इकट्ठा हो रहा है। इन्होंने सोचा था कि विपक्ष की एक मीटिंग हो गई है इंडिया गठबंधन की, और अब उन्होंने कह दिया कि भाई हम 8 अगस्त को मिलेंगे, तो हमारे पास तो 8 अगस्त तक का समय है, और हमें तो आने वाले मानसून सेशन में ही खेला कर देना है। तो ये चीज खेले का प्लान कर रहे थे, उस खेले की हवा उन्होंने निकाल दी है, और विपक्ष की जल्दी दूसरी मीटिंग हो गई है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की मीटिंग सोनिया गांधी से हुई, अभिषेक बनर्जी की मीटिंग राहुल गांधी से हुई, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि तमाम विपक्ष दोबारा इकट्ठा हो रहा है, और राहुल गांधी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी आज बैकफुट पे हैं, लेकिन उनको एक सिंपैथी पूरे देश में मिल रही है, और ऐसी ही सिंपैथी उनको बंगाल का कार्यकर्ता और बंगाल का मतदाता भी इन सारी चीजों को देख रहा है। अगर आप ममता बनर्जी को हारी हुई भी देख रहे हैं, तो भाई ममता बनर्जी को 40 से 45% वोट मिला है। यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश में बहन जी को कहते हैं कि मायावती के पास जो है 10 से 12% मतदाता आज भी खड़ा है, हाँ, तो ममता के साथ 40 से 45% खड़ा है। तो फिर काहे की उनकी दिक्कत हो रही है? काहे का क्या हो रहा है? चुनाव हारने से क्या हो गया है? अगर आप संविधान के हिसाब से भी कह रहे हैं कि वो चुनाव हार गई है, तब भी उनके साथ 40-45% वोट तो है। बिल्कुल। और जग जाहिर है कि आप कैसे जीते हैं, आपने क्या क्या किया है, और क्यों आपको आज की डेट में ईवीएम जलानी पड़ रही है, ये भी तो पता है लोगों को। तो इसलिए इतनी आसानी से चीजें हो जाएं, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किलात होंगी। और अभी आप देखिएगा मानसून सेशन तक आपको राजनीति के नए नए रंग दिखाई देंगे। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री फिर से यात्रा पर निकल गए हैं फ्रांस की, और दूसरी तरफ अमेरिका हमारे जहाजों पर हमला कर रहा है, 3 नाविक हमारे मार दिए गए, उस पर एक शब्द नहीं कहा है, और वीडियो बनवाई गई है बाकायदा, और चल रही है कि मोदी जी फिर से राजकीय यात्रा पर हैं।
देखिए हिमांशु, अगर आप देखें देश में जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, कहीं न कहीं सरकार को, कहीं न कहीं सत्ताधारी दल को समझ में आ गया है कि हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। देश में इसी तरह के हालात बने थे मेरे ख्याल से 2009 के आसपास। 2 नाविक, 2 मछुआरे थे केरल के, जिनको मार दिया गया था, और इन्हीं मोदी जी ने और इसी भारतीय जनता पार्टी ने जीना दूभर कर दिया था सरकार का। कांग्रेस सरकार थी मनमोहन की, उनका जीना दूभर कर दिया था और उनको सफाइयां देनी पड़ी थी। और उस दौरान कांग्रेस के स्टेटमेंट बहुत अच्छे आए थे, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो कानून मंत्री हो, चाहे वो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी हो, सबने बहुत अच्छे दबंग स्टेटमेंट दिए थे कांग्रेस को। कांग्रेस सरकार ने अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। आज तो हम अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम तो सफाई दे रहे हैं। हमारे जो विदेश सचिव है, वो जो विदेश प्रवक्ता है, वो सफाइयां दे रहे हैं करके, अमेरिका का नाम लेने में डर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमारा आका है ना। आपको तो पता है कि जब अमेरिका में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए यहाँ हवन पूजा हुए थे, वो तो हमारे मित्र है ना। तो वो चाहे हमें कुछ करें, चाहे हमारे जहाजों पे अटैक करें, चाहे हमारे लोगों को मारें, चाहे भारत को लूटने का काम करें, चाहे हमारे यहाँ जितना मर्जी वो हमारे ऊपर हर्जाना लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, अच्छा ही सोच रहे होंगे। जैसे ये होता है ना कि हम बच्चे को थप्पड़ मारते हैं स्कूल भेजने के लिए, उसको कड़वी दवाई देते हैं, ठीक हो जाएगा, बच्चा सोचता है साले मेरे दुश्मन है, लेकिन बच्चा सोच रहा है ना पिताजी तो ठीक ही कर रहे हैं उसके लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो वो चाचा है ठीक ही कर रहे होंगे, तो इसलिए हम उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकते। ये परिस्थितियां हैं, क्यों हैं, क्या है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता भी समझ रही है। लेकिन लोकतंत्र का गला जिस तरह से घुट चुका है और लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम रोज देख रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हुआ है, जिस बेस पे, जिसको आपने कहा कि तेलंगाना के केस की वो उन्होंने जानकारी नहीं दी है, तेलंगाना कोर्ट ने कहा ये कुछ केस वेस है ही नहीं, और उस केस को ही खारिज कर दिया है। वहां तो केस खारिज हो गया और यहाँ इनका पर्चा खारिज हो गया उस केस की वजह से, जिसमें कुछ दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे जो माननीय आपके उच्च न्यायालय है, वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए आप हाई कोर्ट चले जाइए। मतलब ये दिखाई दे रहा है कि आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आपका विश्वास कानून में है, आपका विश्वास संविधान में है, और आप संविधान के तरीके से चलना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही लूटेंगे, पीटेंगे, लाठी खाएंगे, और यहाँ पे अंदर एजेंसियां और वो तमाम चीजें आपका काम करती है। आप देखिए ना, डिजास्टर मैनेजमेंट ताले तोड़ने जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनों को संभालने के लिए, आग बुझाने के लिए नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है वो वहां चल रहा है, चोर चकारों के घर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अयोध्या मंदिर में लगातार जो है चोरी हो रही है, चढ़ावा गायब हो रहा है, तमाम जगह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हंगामा हो रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है। वहां बुलडोजर भी गायब है, वहां एनकाउंटर भी गायब है, वहां पुलिस भी गायब है, वहां सब गायब। वहां बस चंपक लाल की चल रही है कि चंपक लाल क्या करें। और वो जो है हमारे शंकराचार्य जी कह ही रहे हैं कि चंपक लाल का क्या मतलब है, चंपत लेके चंपत हो जाए, तो वो तो कहावत ही ऐसे बनी हुई है, तो उन्होंने तो उनकी बखिया उधेड़ दी है। तो इसलिए देश में दो तरफा चीजें चल रही हैं। दोहरे चरित्र के हिसाब से आप जी रहे हैं, दोहरे चरित्र के हिसाब से भारत में आज काम हो रहे हैं, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम देख रहे हैं सामने। अब आने वाला समय क्या होगा, इसकी सोच के चिंता होती। जी नहीं, थका देने वाली परिस्थिति में तो है ना। किसानों को थका देना चाह रहे थे, हालांकि फिर खुद ही थक गए, क्या करें, लेकिन किसान मजबूत थे। छात्रों को थका देना चाह रहे हैं, जो विपक्ष है उसको थका देना चाह रहे हैं। ये तो हर उस परिस्थिति में जहां नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है गवर्नमेंट पर, इनकी कुर्सी पर, थका देने की कोशिश है। जो जितनी जल्दी टूट जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो वो वैसे ही सिस्टम चलता रहेगा। अब कोई महंगाई नहीं है, अब रुपया नहीं गिर रहा है, मतलब जनता को थका रहे हैं ये सब, और खुद मस्ती हो रही है। वहां भारत मंडपम में बैठकर अपनी तारीफें कर रहे हैं
और जो है हमने 12 साल नेहरू जी से हम आगे निकल गए हैं, बड़ी अपनी तारीफें कर रहे हैं। देश किस गर्त में जा रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है, एक ट्वीट नहीं किया गया उस पर। नहीं, देखिए हिमांशु, ये चीजें लोग देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। हालात उस तरीके के बन गए हैं और लोगों की जो मानसिकता हो गई है आज, लोगों की मानसिकता भी संकुचित मानसिकता हो गई है। ऐसी जनता जनता का एक बड़ा वर्ग है जो आज भी ताली बजा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष जिस प्रकार से इकट्ठा हो रहा है, और हम विपक्षी नेता राहुल गांधी को आज जिस प्रकार से देख रहे हैं, वो लगातार उन्होंने अपनी एक मीटिंग में किसानों का उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार से किसान यहाँ जमे थे और वो सर्दी गर्मी और सरकार का सारा दमन चक्र सहते हुए दिल्ली में डटे रहे, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। तो जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, जब तक आप मजबूती से नहीं डटेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर यहाँ विपक्षी दलों को भी, ये विपक्षी जो दल हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है। उसके कई कारण हैं कि या तो उनकी फाइलें दबी हुई हैं, या उनमें कोई लालच आ गया है। जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र के सियासी दल को देखते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, उड़ीसा में उससे पहले हुआ, बिहार में हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीजें लग रही हैं कि ये सारी चीजें हैं। विपक्ष को इकट्ठा होके एक साथ होके काम करना पड़ेगा। अगर विपक्ष बटा रहेगा तो ये उसी तरह से उसका फायदा उठा के उसको नेस्तनाबूद करते रहेंगे। अगर विपक्ष एक साथ नहीं आएगा, देखिए इसी तरह की चीजें कई लोग जिक्र करते हैं ना कि इमरजेंसी लगी थी 77 में, ये हुआ था, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल, तमाम विपक्षी खेमा इकट्ठा हुआ था, तब उनको कुर्सी से हटाया गया। तो बाद में चाहे आपकी आइडियोलॉजी, देखिए राहुल गांधी ने साफ कहा है कल कि भाई देखिए हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारे सियासी मतभेद हो सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन वो आप प्रदेश में करिए। प्रदेश में कांग्रेस की और सियासी दल की, जो क्षेत्रीय सियासी दल है, उसकी लड़ाई रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, वहां पे आपने देखा कि कांग्रेस भी लड़ रही है और ममता बनर्जी भी लड़ रही है। भले ही कांग्रेस की कम सीटें हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कम हो या बिहार में कांग्रेस कम पे लड़ रही हो, तो आप जब तक मिलजुल के नहीं लड़ेंगे केंद्र में, यहाँ केंद्र की बात है, यहाँ दिल्ली की बात है, तो यहाँ आप तमाम मतभेद भुला के एक साथ आइए, तभी आप भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से लड़ सकते हैं। अन्यथा और कोई तरीका आज की डेट में किसी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज ये भी है सर कि सरकार को समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं, उनके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी एस जयशंकर जी कह रहे हैं कि हमको अमेरिका ने कहा था रूस से तेल खरीदने, तो हम खरीद रहे थे रूस से। अब अमेरिका कहेगा कि रूस से तेल मत खरीदो, तो हम नहीं खरीदेंगे। हम अपनी नीति पर चलेंगे या अमेरिका की नीति पर चलेंगे? हम अमेरिका के इतने तलवे चाट रहे हैं क्या? हम इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारी विश्वगुरु बने फिरते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और बड़ा सम्मान है उनका, बने, बिल्कुल बने, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन ये क्या है, मतलब आप उनकी बात मानेंगे? अमेरिका हमारी नीति चलाएगा क्या? जब मन करेगा रूस से खरीदें, नहीं खरीदें, अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो मतलब क्या है ये? देखिए हिमांशु जी, ये कोई पहली बार नहीं है। ये तो आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी देखा था कि कितना बढ़ चढ़ के भारत सरकार ने हिस्सा लिया था और कहा था कि हमने ये कर दिया, वो जीत लिया। हमारी तो जो है सेना ही लाहौर तक पहुंच गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, गोदी मीडिया ने दिखाया था, आपने देखा था। और बाद में चाचा ने वहां से कहा कि युद्ध बंद कर दो, तो हमने बंद कर दिया था। तो खाली हम इसी की बात करें, तेल खरीदने की, बेचने की, दूसरी चीज एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। जब वो हमें युद्ध करवाने के लिए कह सकते हैं कि युद्ध शुरू कर दो, तो हम युद्ध शुरू कर देते हैं। जब वो कहते थे युद्ध बंद कर दो, तो हम बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे गोदी मीडिया चलाता है कि मोदी जी ने खुली छूट सेना को दे दी है। अब हमें पहली बार पता चला कि मोदी जी देते हैं खुली छूट या कोई प्रधानमंत्री देता है, तो फिर राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? फिर तीनों सेनाओं के जो आपने अध्यक्ष बनाए थे वो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तो कुछ भी चलाया जा सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान के हिसाब से हो, रूल बुक के हिसाब से हो, यहाँ कुछ चीज नहीं है।
यहाँ तो धूल में लट चल रहा है और सब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को ही मेरे ख्याल में तो मैं तो एक सजेशन भी देना चाहता हूँ, ये जो इतना बड़ा तामझाम है मंत्रियों का, एजेंसियों का, डिपार्टमेंट का, 3-3 सेनाएं आपने बना रखी है, इनको खत्म करो सिस्टम को, सारे मंत्रालय को खत्म करो, एक खाली मंत्रालय प्रधानमंत्री जी का है और सब कुछ मोदी जी को करना ही है, वैसे भी वो 18 घंटे काम करते हैं, तो ये इतना अमला जुमला क्यों रखना खामखा का, इसको खत्म कर दिया जाए और मोदी जी सब करें, क्योंकि करना उन्हीं को है। अब चाहे वो इंडिया में रहे चाहे बाहर रहे, अब वो तो बताइए, आप अभी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, अब तो हवाई जहाज में 1 मिनट भी वो नहीं सोएंगे, वहां सारी फाइलें पढ़ेंगे, वो एक एक फाइलें पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, ये भी आपको पता ही है। तो 18 घंटे उनके पास है, उनको काम करना है, तो फिर उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दे दो, और क्या है। ये क्या कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, जयशंकर कौन है, हटाइए इनको सबको, तो खाली मोदी जी सब देखें, इस प्रकार से कर देना चाहिए। कम से कम देश का कुछ पैसा बचेगा, कुछ खर्चा बचेगा, कुछ प्रोटोकॉल बचेगा, है ना। और मोदी जी को बम बम करने दीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।